Assalamualaikum. There existed two varieties of female freshwater mollusks. Two varieties of female freshwater mollusks in which some were streamlined. दो वैरायटीज में से कुछ जो थी स्ट्रीमलाइन थी, यानी उनकी बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन थी, जैसे मछली की होती है, बिल्कुल ही समुंदर की लहरों के हिसाब से वो उसमें तैरने की सलाहियत आ जाती है, रेजिस्टेंस कम होती है। एंड हैड सम हाई बल्ज, और कुछ है दूसरी वैरायटी जो है वो हाई बल्ज रखती है, यानी थोड़ी सी वो मोटी है। ये दो वैरायटियाँ वहाँ मौजूद हैं, एक एनवायरनमेंट में, एक पॉपुलेशन में, फीमेल फ्रेश वाटर मोलस्क में। ओवर द जनरेशंस मेल फ्रेश वाटर मोलस्क लर्न दैट हाई बल्ज, यानी जो हाई बल्ज जो मोटी सी थी, फेवर्स मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन उनमें से ज़्यादा हो जाती है। सो दे स्टार्टेड प्रेफरिंग टू मेट विद फीमेल्स हैविंग हाई बल्ज, तो उन्होंने अपना मेटिंग का पैटर्न चेंज किया और हाई बल्ज के साथ की जो फीमेल्स हैं हाई बल्ज मोलस्क, उनके साथ मेटिंग को प्रेफर करना शुरू कर दिया। वो मिलती हैं तो उनके साथ मेट करेंगे और स्ट्रीमलाइन के साथ नहीं करेंगे, कम करेंगे एज कम्पेयर टू द स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो ये उन्होंने अपना मेटिंग बिहेवियर चेंज कर लिया उस पॉपुलेशन में। Will this change in the mating behavior affect Hardy-Weinberg equilibrium in the population? तो Hardy-Weinberg equilibrium अगर कोई पॉपुलेशन में मौजूद था तो क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा? ऑप्शन है ABCD। पहला है नो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है यस, हाँ इफेक्ट होगा। तीसरा है ये अमल जो है और मदद करेगा, क्योंकि हार्डी-वाइनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसमें बैलेंस या इक्विलिब्रियम है, तो उस इक्विलिब्रियम को हासिल करने में और मदद करेगा। और डी हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम डजंट अप्लाई हियर, वो यहाँ अप्लाई ही नहीं हो रहा। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, यस इट विल अफेक्ट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं कि हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो है क्या और किस तरह ये अफेक्ट करेगा। The Hardy-Weinberg equilibrium is a principle in population genetics. Population genetics जब हम पढ़ते हैं, यानी एक बहुत बड़ी तादाद होती है, उसमें बहुत सी स्पीशीज एनवायरनमेंट के हिसाब से एक जगह होती हैं, हम उनको देख रहे होते हैं, वो सदियों से या हज़ारों साल से या सैकड़ों साल से उनमें एक इक्विलिब्रियम आया हुआ होता है। उनमें जो तादाद होती है जेनेटिक ट्रेट्स की, वो कांस्टेंट होती है। Hardy-Weinberg equilibrium is a principle in population genetics that describes the conditions under which the genetic variation, यानी genetic variation क्या है? Traits, characteristics of the species in a population will remain constant. वो कभी तब्दील नहीं होंगी, जो मौजूद हैं वो मौजूद ही रहेंगी। बहुत सारे लंबे हैं, बहुत सारे छोटे हैं, मौजूद रहेंगे। जैसे यहाँ बताया स्ट्रीमलाइंड हैं, दो तरह की फीमेल थी, स्ट्रीमलाइंड है और हाई बल्ज है, और दोनों मौजूद रहेंगी, इक्विलिब्रियम रहेंगी, उनमें वो कांस्टेंट होंगी, उनकी तादाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा या परसेंटेज में। द हार्डी-वाइनबर्ग लॉ इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ एजम्पशन, मगर ये उस वक्त मुमकिन होगा जब कुछ एजम्पशंस हैं जो इन दोनों ने साइंसदानों ने सामने रखी, कि ये एजम्पशन सामने जो हमने रखी है वो पूरी होंगी तो इक्विलिब्रियम आएगा। जो जेनेटिक वेरिएशन यानी जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उनकी परसेंटेज कांस्टेंट रहेगी और चेंज नहीं होगी। तो जो वो सेवरल कंडीशन है वो क्या है? पहले लार्ज पॉपुलेशन साइज हो, यानी उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की वजह से पॉपुलेशन साइज छोटा हो जाए, नहीं, लार्ज पॉपुलेशन साइज हो। दूसरा नो माइग्रेशन, कि जीन फ्लो हो गया, बहुत से जीन निकल के दूसरी पॉपुलेशन में चले गए तो आप कहेंगे तो तब्दीली आ गई, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह सकता। तीसरा रैंडम मेटिंग हो। रैंडम मेटिंग मतलब ये कि कोई प्रेफरेंस ना हो, जो यहाँ पे वायोलेट हुआ, जो हमारे इस क्वेश्चन में वायोलेट हुआ है, वो ये कहते हैं कि प्रेफरिंग, सो दे स्टार्टेड प्रेफरिंग टू मेट विथ फीमेल्स हैविंग हाई बल्ज। तो जब आप प्रेफरेंस लाएंगे तो फिर भी हार्डी-वाइनबर्ग लॉ ये कहता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगी और वो इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि उन्होंने रैंडम मेटिंग नहीं की, प्रेफरेंस मेटिंग कर रहे हैं, तो ये वाला लॉ जो है यहाँ पे वायोलेट हो गया, जिसकी वजह से हार्डी-वाइनबर्ग या वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं रह पाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। नो म्यूटेशन, म्यूटेशन कोई ना हो, नया जीन ना आ जाए। नो सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन का रोल भी कोई नहीं।
तमाम जीनोटाइप, चाहे वो स्ट्रीमलाइन हो और या हाई बल्ज हो, जैसे इस केस में हम पढ़ रहे हैं, दोनों की फिटनेस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा था ना, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन रोल अदा करती है, तो दोनों की फिटनेस सेम हो, यानी दोनों में किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं हो कि ये वाली जीनोटाइप है, इसमें अगर इसके साथ कोई एडवांटेज है तो वो सर्वाइव ज़्यादा करेगी, तो फिर ये हार्डी वाइनबर्ग लॉ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो, दोनों या जितने भी जीन्स हैं या जितने भी जेनेटिक वेरिएशन हैं वो सब एक जैसे ही एडवांटेज रखते हों, और किसी थ्रेट की वजह से कोई कम हो जाए या कोई ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो, बराबर हो। तो वो भी यहाँ पे हमने देखा कि नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि हाई बल्ज वाली जो फीमेल्स थी उनकी वो फेवर करती थी मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो एडवांटेज है इनके पास। तो दूसरी जो चीज़ जहाँ पे हार्डी वाइनबर्ग लॉ को या इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रही है वो है नो सिलेक्शन वाला एजम्पशन। सिलेक्शन तो हो रही है नेचुरली, इनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है इन फीमेल में कि वो हाई यील्डिंग है, तो ज़ाहिर है कि इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, ये वाली जीन टाइप ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, परसेंटेज ऑफ द जीन पूल मेंटेन नहीं रहेगी। लिहाजा हम सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी है यस, इट विल अफेक्ट हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। और वो कैसे कि वो रैंडमेटिक नहीं हो रही और सिलेक्शन भी नहीं हो रही, एक जीनोटाइप यानी हाई बल्ज मोलस्क जो हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है, एडवांटेज है एज अगेंस्ट टू स्ट्रीमलाइन, कि वो फेवर करती है मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।